सो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे छोटे बहनों और भाइयों और मेरे दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग योर प्रिपरेशंस वेल। आप अपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और ये जो हिस्ट्री सीरीज़ की एक सीरीज़ चलती चली आ रही है उसका आज हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तो हमने देख लिया था, फिर उसके बाद अब आज हम देखेंगे दूसरा चैप्टर जो कि है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, देखो सारे पॉइंट्स तो बताते चलता चला जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक बार बुक ज़रूर उठा के देखनी है। मान लो अगर आप में से किसी की एक्सप्लेनेशन या समझ लो आपको राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है अगर इंग्लिश में, तो आप एक बार बुक उठा के देख लो, उसमें काफ़ी सारे की पॉइंट्स लिखे रहते हैं। तो आप की पॉइंट्स को अगर जान लोगे तो फिर इसके बाद आपको ग्रामर करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करेंगे अपना ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जो कि हिस्ट्री सीरीज का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपने नहीं देखे हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देख लो। अगर आपको सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस पता करना है, एक कहानी चलती चली जा रही है आगे, उसके आगे हम लोग ये देख रहे हैं पहला चैप्टर का जो आपको अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखना था, मतलब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये वाला प्रोसेस आ गया है ना। उसके बाद क्या प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस आ गया, तो उसके लिए आप जाके देख सकते हो। लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में कि आप उसमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 3 करके होगा, उसको आप देख लेना आराम से, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आज अपना चैप्टर शुरू करते हैं और मैं आपका हिस्ट्री सिक्स एंड इंग्लिश टीचर आपको यहाँ पढ़ाने के लिए तैयार। ठीक है, देखो सबसे पहला है क्या है हमारा, इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो क्या है, नेशनलिज्म को बढ़ाने के क्या फैक्टर थे, क्या कॉज थे। जैसे तुमको कभी लड़वाने के लिए तुम्हारे दोस्त उकसाते होंगे ना, वैसे ही नेशनलिज्म को उकसाने के लिए क्या चीज़ें थी, क्या सारे कॉजेस थे, क्या फैक्टर्स थे, उनके बारे में देखेंगे। और उसके बाद एक आपने सुना होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थापना कैसे हुई थी, सेकेंड पार्ट में वो देखेंगे। वो मतलब समझ लो वहाँ से उसका वो सब क्रक्स मिल गया था कि हाँ यहाँ से अब इसकी स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हम अपना देखते हैं क्या क्या है, फैक्टर्स प्रमोटिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। भाई अभी भी ब्रिटिश साहब अपने सारे यहाँ पे थे और ब्रिटिश रूल कर रहे थे यहाँ पे, तो आपने कॉन्सिक्वेंसेस देखा होगा कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई थी। अगर नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देख लो उसको, क्योंकि उससे काफ़ी आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी हटी तो फिर भी ब्रिटिशर थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ बदलाव किए थे वो बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थे अभी भी उनके। ठीक है ना, उनके जो भी बदलाव उन्होंने किए थे वो बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थे। पहला पॉइंट हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ही है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या थे, वो लोग सिर्फ अपने मीन्स के लिए यहाँ पे रह रहे थे, अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे थे इंडिया के थ्रू, ना कि इंडियंस का वेलफेयर करते हुए। सिर्फ अपना ही अपना देख रहे थे और कुछ भी नहीं। उसमें सबसे पहले थे हमारे पीजेंट्स होते हैं जो कुछ मतलब आर्ट कला मतलब करते रहते हैं, खेती किसानी वगैरह, और आपके हो गए जो पॉटरी वगैरह करते हैं, मतलब घड़े वगैरह ये सब बनाना रहता है। तो इन सब के लिए पीजेंट्स को क्या रहता था, इनके मतलब बिल्कुल काम धंधा ठपी होता चला जा रहा था और इनको बहुत एक्सप्लॉयटेशन फील होने लगी थी। हर चीज़ इनकी धीरे धीरे हटती चली जा रही थी, इनके फेवर से हर चीज़ निकल रही थी। ठीक है, हर चीज़ इनके फेवर से निकल रही थी, उनको कुछ काम वाम कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, और कुछ अपना मतलब इनकी जो जीविका होती है वो भी नहीं चल पा रही थी। वही हाल आर्टिसंस के साथ था। आर्टिसंस के साथ क्या था, ये क्या करते थे, अपना वो रॉ मटेरियल जो भी रहता था, वो जो इंडियन रहते थे, अरे ब्रिटिश आपके, रॉ मटेरियल पूरा यहाँ से निकालते थे, इनको लो कॉस्ट पे इनसे खरीदते थे और पूरा रॉ मटेरियल अच्छा यहाँ का सब अपनी कंट्री में भेज देते थे। और जब अपनी कंट्री में ये लोग भेजते थे, फिर उसके बाद ये ग्रेट ब्रिटेन अपने कंट्री से और बाकी कंट्रीज़ को सप्लाई करते थे, तो इनको इसमें बहुत प्रॉफिट होता था। तो जो आर्टिसंस थे आपके, उन सबको इस पर कुछ फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा था। भाई रॉ मटेरियल इनसे आप चीप कॉस्ट पे खरीदोगे, ज़बरदस्ती खरीदो, जबकि वो बेचना भी नहीं चाह रहा है, तो उसकी तो एक्सप्लॉयटेशन होगी। फिर उसके पास क्या था, वर्किंग क्लास में क्या था, जो मतलब फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, किसी मतलब बड़ी फैक्ट्री बड़ी कंपनी हो गई, मतलब ऐसा होते ना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चलता था, बिल्डिंग वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करते थे लोग, उनके वर्किंग क्लास के साथ क्या था, उनको भी धीरे धीरे रेसिज्म और आपकी एक्सप्लॉयटेशन, सैलरी नहीं ठीक से मिलना, सैलरी का कम पे होना, और उनके मतलब जो बेनिफिट्स होते हैं सैलरी के, मतलब आप कहीं पे भी जॉब करोगे आपको हर चीज़ के साथ फैसिलिटी दी जाती है, वो यहाँ पे कुछ नहीं दे रही थी। और जो कि आपके जो फैक्ट्री के कंपनी के जो भी सारे रहते वो सब इंग्लिश में नहीं रहते थे, इंडियन वहाँ पे कुछ रहते नहीं थे, तो वहाँ पे उनका कुछ मतलब भला भला हो ही नहीं पा रहा था। आराम से मतलब एकदम
ख़राब होती चली जा रही थी स्थिति सारी, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़, ये वाला हो गया। अब ये वाला देखो, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ क्या थी? ये सारे उड़ंगे बिड़ंगे काम जो ब्रिटिश कर रहे थे, जो कि इंडिया के फेवर में नहीं थे, ठीक है। जैसे लॉर्ड लेटन है, आप देखना अपनी बुक में, लॉर्ड लेटन। तो उन्होंने क्या किया था, जब यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर वो जब यहाँ पे इलाहाबाद में क्वीन को मतलब प्रोक्लेमेशन की गई थी कि हाँ यहाँ की ये रानी है, तो फिर उसमें लॉर्ड लाइटन ने बहुत सारे लाख ऑफ रुपीज़ फेंके थे उस इवेंट को सजाने के लिए, लेकिन उसमें इंडियंस का कोई वेलफेयर नहीं था, उसमें इंडियंस को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। ऐसे ही एक है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये पास किया गया था कि सिर्फ आप ब्रिटिश वाले ही क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश वाले न्यूज़पेपर जो भी हैं रहेंगे, और जो इंडियन न्यूज़पेपर है अगर उसमें कुछ भी मतलब हुआ ना कि ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी अगर कोई बात हुई तो वो नहीं माना जाएगा, वो सारे न्यूज़पेपर हटा दिए जाएंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये था, ठीक है। और इसमें आप समझ लो ऐसे इल्बर्ट लॉ लाया गया। इल्बर्ट लॉ क्या था, अगर मतलब कोई भी अगर मान लो कहीं पे कुछ सिचुएशन, कुछ घटना घट जाती है, वहाँ पे अगर इंडियंस भी हैं और ब्रिटिशर भी हैं तो इंडियन कोई पूरा कसूर लिया जाएगा, यूरोपियन या आपके कोई भी ब्रिटिश लोगों को कोई सी सज़ा नहीं मिलेगी, कुछ भी उसमें उनका मतलब वो उस घटना के बिल्कुल साइड रहेंगे अगर वो इन्वॉल्व हैं तब भी। बाकी इंडियंस आपके तो हर जगह से बेचारे फंसते चले जा रहे थे, ये भी एक दिक्कत थी। नेशनल देखो सबसे पहले क्या, अब देखो यहाँ पे आपको बीच में ये सही था, अब आपको नेशनलिज्म का मतलब समझाता हूँ। नेशनलिज्म मतलब होता है मतलब आपस में यूनिटी, मतलब पूरे देश के कोने। पहले क्या था, जब आपकी मतलब इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी तो उसमें सारे लोग बटे हुए थे। नेशनलिज्म से क्या हुआ, सारे लोग एकजुट हो गए, एकजुट होकर आप साथ में जब रिवॉल्ट करेंगे तो उसका कुछ अलग नतीजा मिलेगा, ठीक है। नेशनलिज्म का मतलब यही होता है कि यूनिटी बढ़ाना, मतलब यूनिटी कैसे बनाना कि मतलब तरह तरह के लोगों को बुलाना, उनकी लैंग्वेज समझना, उनके सोच विचार करके एक देश को मतलब आगे बढ़ाना, उसको नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। देखो अब कई सारे इसमें वो भी थे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में क्या था, एक है आपके राजा राम मोहन रॉय। इसमें क्या हुआ था, जो भी सारे आपके जो कास्ट सिस्टम था, डिस्क्रिमिनेशन था, सती सिस्टम था, ये सब जितने मतलब आलतू फालतू चीज़ हो रही थी, इसको हटाने के लिए ये सब लाया गया। सोशल रिफॉर्म्स में कई सारे इंडियंस ने भी ब्रिटिश की मदद की थी। मतलब वो लोग क्या चाहते थे, अब जब वो जो इंडियंस ने ब्रिटिशर की मदद की थी वो सारे पढ़े लिखे थे। उन्होंने समझा कि हाँ अब ये कुछ भी हो रहा है तो लोगों के साथ अब अन्याय होता जा रहा है। पहले क्या था, अपर क्लास मिडिल क्लास, कोई कास्ट ग्रीड नहीं करना चाहते वो लोग। तो सबसे पहले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में क्या किया गया, राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने मतलब सारे सती जितने भी मतलब वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती थी उन सबको हटाया सबसे पहले। और भी आपके थे ज्योतिबा फूले, उन्होंने अनटचेबिलिटी, ऐसे वो विडो रीमैरिज होता है और मतलब होता है ना कि उनकी पहले लड़कियों को पढ़ाई नहीं दी जाती थी, तो उन्होंने ये सब मूवमेंट को हटाया और बोला कि हम लोग एक देश है, बिना किसी कास्ट ग्रीड के बगैर हम लोग सिर्फ एक नेशन की तरह चलेंगे और हम एक साथ एक नेशन की तरह चलेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कोई अपर क्लास है कोई मिडिल क्लास है, कुछ ऐसा नहीं होगा। ये जितने भी लोग थे जिन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स लाए, याद रखना इस बात को, ये सारे पढ़े लिखे इंडियंस थे। कहीं ना कहीं ये बाहर हो के आ गए थे तो इनको सब ये सब इंपॉर्टेंस पता लगी थी, ठीक है। अब ये देखो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स और क्या है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। रीडिस्कवरी इंडियाज पास्ट में समझ लो कोई अब होते हैं ना, कई सारे लोग रहते हैं। अब आप जैसे देखोगे कि अभी अगर आप अपनी बुक पढ़ोगे तो उसमें ज़रूर देखना कि जितने सारे लोग रहते हैं, ये तो हर जगह होता है कि कुछ उसमें ख़राब रहते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ही बुरे हैं। तो ब्रिटिशर में भी कुछ लोग थे जो अच्छे थे। उन्होंने क्या किया था, जो मतलब समझ नहीं आता पहले, तो उन्होंने एक मिनट ये पॉइंट आपको पहले बता दें, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा था कि उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश भेज दी। तो जो बाहर इधर उधर के कोने के लोग रहते थे, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, तो मतलब इनके बीच में अच्छा सा इंटरकनेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से एक कॉमन लैंग्वेज पूरे इंडिया में फैल गई थी, जिससे क्या करते थे मतलब एकदम दूसरे स्टेट्स के लोग आराम से आके अपना कोलैबोरेशन कर लेते थे, आराम से अपनी बातचीत कर लेते थे।
तो इसकी वजह से रीडिस्कवरी की वजह से क्या हुआ, कई सारे उन्होंने ब्रिटिशर ने हिंदू स्क्रिप्ट सीखी, ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद और भगवत गीता, ये सब उन्होंने देखा, उसको पढ़ा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया तो लोगों को मतलब पहले होता था ना कि कुछ ब्राह्मण ही होते थे जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता लग पाता था, बाकी उन सबको नहीं, लोअर क्लास को नहीं ये सब करने दिया जाता था। तो उन्होंने सबको मतलब इंट्रोड्यूस कराया, हाँ ये है, तो लोगों के अंदर मतलब जो रिलीजियस बुक्स है तो ऐसी हर चीज़ फैलती रहती है, तो उनके अंदर गुडनेस आई, सब देखने लगे वो लोग, हाँ सब समझने लगे, तो इससे काफ़ी बड़ा रिफॉर्म किया गया। नेशनलिज्म क्या था, सबके अंदर धीरे धीरे यूनिटी होने लगी थी, ठीक है। और इसके बारे में जैसे आपने अभी पढ़ा होगा 9th वगैरह में, चंद्रगुप्त के बारे में, अशोका के बारे में, जितने लास्ट में जो मतलब मुगल से पहले जो ग्रेट हिंदू एम्पायर्स रहते थे उनके बारे में लोगों को बताया कि हाँ कि ब्रिटिशर ही नहीं है, आप मतलब ये इंडियंस हमेशा गुलामी करने के लिए नहीं आए थे, इनका खुद का राज्य था और ये हमेशा अपने कंट्री में सेल्फ डिपेंडेंट रहने के लिए आए थे, ठीक है। ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, रोल ऑफ प्रेस। प्रेस क्या था, सिंपल सी बात है, प्रेस आप समझते हो ना, न्यूज़पेपर, मीडिया वगैरह। तो इससे क्या हुआ, जब इंग्लिश ट्रांसलेट की गई, इस लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। तो जैसे ही ट्रांसलेट की गई थी उसके बाद लोगों के अंदर बहुत जागरूकता फैलने लगी थी, काफ़ी अवेयरनेस आ गई थी कि हाँ मतलब बाहर की कंट्री में क्या चल रहा है, उसके बारे में, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचते थे लोग, और जो मतलब और अलग अलग स्टेट्स के लोग थे उनका विचार क्या था, उनके क्या थॉट्स थे और क्या वो लोग मतलब अपनी बात रखना चाहते थे। तो मीडिया और स्पेशली न्यूज़पेपर, मीडिया तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी अभी से आई है, न्यूज़पेपर से लोगों को बहुत फ़र्क पड़ा, जिसमें से बहुत फेमस है आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया, वो इसी के टाइम से चलता चला आ रहा है। 1860s में शायद शुरू हुआ था, अभी तक वो चलता चला है। वो ब्रिटिश का ही, मतलब ब्रिटिश उतने टाइम पे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर बनाया गया, अभी तक जो चलता चला आ रहा है। और भी काफ़ी सारे थे, पत्रिका थी, दी बंगाली थी, और भी सही कई सारे न्यूज़पेपर थे, आप बुक में ज़रूर देखना, आपको पता लगेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ था, इससे क्या था, बेस्ट मोड ऑफ अवेयरनेस के बारे में बहुत पता लग रहा था लोगों को कि हाँ हमारे देश में और आउटसाइड कंट्री में क्या क्या चल रहा है। तो देखो आपका लास्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इसमें दो चीज़ आई थी, एक तो रेलवे और एक टेलीग्राम। रेलवे से क्या था, जो ट्रेड एंड कॉमर्स पहले क्या चलता था, ब्रिटिशर को बहुत सारा यहाँ से सब रॉ मटेरियल लेके अब वहाँ ले जाना था। अब उसके लिए तो क्या है, ऐसा बाइक या कार से तो लेके जाएंगे नहीं, तो रेलवे के उन्होंने ट्रांसपोर्ट बिछाया पूरा यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, ट्रेड और कॉमर्स को तो मतलब ट्रेड वगैरह, ट्रेडिंग और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने से एक तो ये हुआ, मतलब थोड़ा सा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे ये पता लगने लगा कि मतलब तरह तरह के लोगों का आना जाना भी बहुत ईजिली होने लगा था। पहले के लोग क्या रहते थे, अपने ही उस स्टेट में बाउंडेड रहते थे, उससे ज़्यादा आने जाने का उनका रास्ता वगैरह नहीं हो पाता था। तो ट्रेन से उन लोग का काफ़ी ईजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया था। और इससे भी नेशनलिज्म को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था यूनिफाई होने में। वही काम टेलीग्राम ने भी किया। टेलीग्राम ने क्या किया, मतलब आपस की जो बातें थी, न्यूज़पेपर से तो काफ़ी टाइम लग जाता था, तो ये थोड़ा सा वो भी था, सस्ता भी था, और इसमें उतना टाइम नहीं लगता था, वो जल्दी फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता था उन ज़माने के हिसाब से। तो टेलीग्राम से भी क्या हुआ, लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना शुरू किया, और क्या इंडिया में और आपकी कंट्री में प्रॉब्लम फेस हो रही थी उन सबको देखा। फिर उसके बाद उन्होंने एक आपस में डिस्कशन बनाने में ईजी होने लगा। तो ये भी एक लास्ट फैक्टर था आपका नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है। होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा, और ध्यान से अगर आपको कहीं पे नहीं समझ आया तो आप वापस रिवाइंड करके देख सकते हो। और मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और पढ़ाई करते ना, सब अपना काम होता चला जाएगा, बस लेट मत करना किसी भी चीज़ में, अभी हर चीज़ करते चले जा रहे हो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है।